हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसेट क्लासेस में। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। और स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एमसीक्यू के माध्यम से समझते हैं और साथ साथ में इसे जोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होते हैं या फिर जिनसे आपके एग्जाम में सवाल आने के चांस बन जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपने नहीं देखी है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखो और ये वीडियो भी आगे तक देखना, क्योंकि सारे सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सारी पीडीएफ इस पे अवेलेबल होंगी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएसएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उन सारे एग्जाम को देखते हुए हम लोग ये करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और इसके अलावा भी हम लोग कई और सीरीज लॉन्च करने वाले, इसमें हम जीके के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सारी पीडीएफ आपको इसी में अपलोड होंगी। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि द फोर्थ एडिशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 हैज़ बीन रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन, यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 का चौथा संस्करण किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। बात यह है कि देखो रिसेंटली क्या होता है ना, जो ये जो इंडेक्स है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये बेसिकली क्या करता है जी, राज्यों में जो निर्यात की जो सुविधाएं होती है, निर्यात के जो भी स्तर होते हैं उसको नापती है और देखती है कि हमारे जो राज्य हैं वो निर्यात के मामले में कितने ज़्यादा तत्पर हैं। तो ये बेसिकली जो है हर साल नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग जो है इसका सही आंसर होगा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो वो की गई है नीति आयोग के द्वारा। आपसे डायरेक्टली ये सवाल बन जाएगा कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और बाकी इसके अलावा और जो भी सवाल आपसे बन सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखो कि इसको रिलीज किसने किया है, तो वो किया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। ये कौन सा संस्करण है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चौथा संस्करण है। पहली बार इसको पब्लिश कब किया जाता है, तो वो किया जाता है अगस्त 2020 में, ठीक है। यानी कि 2020 से जो है ये लॉन्च की गई है, तब से जो है ये हर साल प्रस्तुत की जा रही है, ठीक है। इसका पर्पस बेसिकली जैसा हमने की बात करी कि ये जो है ये इंडिया के जो स्टेट है और जो यूनियन टेरिटरीज है ना, उसमें ये मापता है कि कितना जो एक्सपोर्ट रेडीनेस है वो कितनी ज़्यादा है, यानी कि निर्यात तत्परता जो है हमारे राज्यों में और साथ साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कितनी ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली यहाँ पर ये नापी जाती हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिपोर्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ही, लेकिन हम अगर भारत की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो भारत की ग्रोथ के लिए ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बात ये है कि भारत का जो एक टारगेट है, वो टारगेट क्या है कि भारत 2030 तक ये टारगेट रखता है, परसेंटेज एक्सपोर्ट है ना, वो 2030 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए टारगेट हो सकता है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। 3-4 टारगेट आपको दे दिए जाएँगे, आपको मैच द फॉलोइंग में लगाना पड़ेगा। दूसरा टारगेट क्या है, विकसित भारत, यानी कि 2047 तक जो है भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। तो ये 2 टारगेट हमने याद कर लिए। पहला था 2030 में क्या करना है कि जो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, वहाँ पर जो है हमारा मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ-साथ में जो विकसित भारत है वो 2047 तक हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये रिपोर्ट जो है इसके फोकस एरियाज़ क्या-क्या हैं, यानी कि ये किन मामलों पे जो है ये ज़्यादा तरीके से फोकस करता है। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो है स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और इंक्लूसिवनेस जो है ये देखता है कि कितना हमारा जो इकोसिस्टम है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, उसमें कितनी ज़्यादा मजबूती है और क्या-क्या चीज़ें जो हैं जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों पर जो है चर्चा करता है। इसके बाद जो है ये क्या करता है कि ये स्ट्रक्चरल चैलेंज जो आते हैं, यानी कि हमारे सामने जो एक्सपोर्ट के मामले में जो कठिनाई आ रही है, उन सभी चीज़ों को ये देखता है, मॉनिटर करता है और अपने सुझाव प्रस्तुत करता है कि कौन-कौन से चैलेंजेस जो हैं हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा-सा और देखते हैं इसमें जो फ्रेमवर्क है, यानी कि ये किन फ्रेमवर्क पर काम करता है। इसमें जो है कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर जो है किसी भी राज्य को एक रैंक प्रोवाइड की जाती है, तो वो कौन-कौन से मामले हैं वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली जो है ये 4 पिलर होते हैं इसमें और इनके जो 13 सब पिलर्स हैं, जिसमें 70 इंडिकेटर्स को जो है ये मॉनिटर करता है ये रिपोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब मेन चारों पिलर के बारे में हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा जाता है कि यहाँ पर हमारा इकोसिस्टम कैसा है, हमारे पोर्ट कैसे हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाना चाहिए एक्सपोर्ट्स रिलेटेड, वो किस तरीके से हमारे यहाँ वर्क कर रहा है। उसके बाद जो है बिज़नेस इकोसिस्टम कैसा है, यानी कि जो है व्यापार की जो है सुगमता है हमारे राज्यों में कि नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमने सुना होगा, वो कितना अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातों पर यहाँ पे चर्चा की जाती है। फिर उसके बाद जो है पॉलिसी एंड गवर्नेंस पर जो है ये बात करता है, यानी कि हमारे किस तरीके से पॉलिसीज़ हैं या गवर्नेंस सिस्टम है, जो हमारे एक्सपोर्ट को जो है सपोर्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाधा क्रिएट कर रहा है हमारे एक्सपोर्ट में और इस तरीके की हम पॉलिसी बना के रखे हुए हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो सिस्टम है वो नीचे जा रहा है। तो इन सारी बातों पर जो है चर्चा करता है। फिर इसके बाद जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि हम किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर ये सारे पैरामीटर देख लेता है, फिर हम ये देखते हैं कि कितने लेवल पर जो है हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी जो है हम कितने अच्छे लेवल पर जो है एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इन सारी बातों पे यहाँ चर्चा की जाती है। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाएगी, यहाँ पर जो है कुछ 2024 में जो है कुछ नए एडिशंस को भी जोड़ा गया है, यानी कि कुछ नए पैरामीटर्स को भी इसमें जोड़ा गया, जिसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की गई है। फिर उसके बाद कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात की गई है, फिर ह्यूमन कैपिटल की बात की गई है, फिर एक्सेस टू फाइनेंस की बात की गई, फिर एमएसएमई इकोसिस्टम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे
जो पिलर है ये भी याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन बनाएगा डायरेक्टली। ये जो है 24 में जो है कौन-कौन से इंडिकेटर्स को जो है शामिल किया गया है। यूपी पीसीएस का ये पेट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एक तो नीति आयोग जो है उनका बहुत फेवरेट है, और उसके साथ-साथ ये रिपोर्ट भी जो है नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। तो हो सकता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि 3 जो है आपसे दे दे, कोई भी 3 यहाँ पर दे सकता है, शुरू के 3 दे देगा, एक जो है वो रॉन्ग दे देगा, आपको वहाँ पे पहचानना होगा कि कौन-सा शामिल नहीं है, ठीक है? तो इन सारी बातों पर भी ध्यान रखा करो कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे ना, तो आपको एग्ज़ैक्टली ये सवाल देखने को मिलेंगे। मैं कोई ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसे पूछी गई हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, सारी बातें कर ली किस तरीके से रिपोर्ट को जो पब्लिश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है स्टेट का, वो भी किया गया है कि कौन-कौन से स्टेट को कौन-सी श्रेणी में रखा जाने वाला है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ बताई गई हैं, जिसमें लार्ज स्टेट की कैटेगरी है, स्मॉल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और यूटीज़ को जो अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है? परफॉर्मेंस ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि किन-किन परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो कौन-सा उनको लेवल मिलने वाला है। तो एक तो हो गए लीडर्स, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, फिर जो है चैलेंजर्स हो गए, यानी कि जो वो अभी जो है जो सबसे टॉप पे बैठे हैं, उनसे कुछ ही पीछे हैं, लेकिन उनको चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम इनकी कमियों पर जो है काम करें उन राज्यों की, तो उनको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। फिर एस्पायर्स होते हैं, यानी कि उसमें क्षमता है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो अच्छे से फ़ोकस करें, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का जो है प्रयास करें, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे पिलर्स पर जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब जो इस बार की जो इंडेक्स है, उसमें कौन-कौन से राज्य जो हैं वो कौन से स्थान पर हैं, वो भी देख लेते हैं। तो लार्ज स्के स्टेट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है महाराष्ट्र आता है, यानी कि महाराष्ट्र का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद तमिलनाडु है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखना कि ये तो 3 स्टेट आप देख रहे हो ना, ये कोस्टल जो है स्टेट हैं, ठीक है? यानी कि देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर कोस्टल एरियाज़ में अगर आपका स्टेट है, तो कहीं न कहीं एक्सपोर्ट आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, शिप भेज पाओगे। अगर आप लैंडलॉक्ड स्टेट में हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं आपको एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, ठीक है? सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, सारी इन्हीं एरियाज़ में जो है वो लगती हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर एक थोड़ा-सा फ़ोकस रख के चलना कि कौन-कौन से स्टेट, एक कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता हो, तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि मान लो कि आपको कोई ऐसा लैंडलॉक्ड स्टेट दे दे, फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसा कोस्टल एरिया दे दे। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो थोड़ा-सा आप थोड़ा गेस कर सकते हो कि हाँ, एक कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा एक्सपोर्ट अच्छा हो सकता है, ठीक है? फिर स्मॉल स्टेट की बात करते हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट और यूटीज़ भी शामिल हैं। तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव जो है इसमें शामिल है, उसके साथ-साथ गोवा भी इसमें शामिल है, ठीक है? ये सारी बातें थी इस रिपोर्ट से संबंधित, जो हमने चर्चा कर ली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अगला फिर एक रिपोर्ट हमने पूछ ली है, तो वो है द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जो है, इज़ रिलीज़ बाय व्हिच ऑर्गनाइजेशन? यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? बेसिकली बात ये है कि ग्लोबल लेवल पर रिस्क फैक्टर को देखने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि हमारे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कौन-कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? जिससे कि जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ हमारी रुक सके, और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में जो है वो दिक्कत ला सकती है। तो इन सारे फैक्टर्स को जो है असेस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो वो की जाती है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है। अक्सर आपको अपने एग्ज़ाम में ये रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है? थोड़ा-सा इसके बारे में जान लो कि इसमें क्या-क्या बातें बताई गई हैं। तो बेसिकली जैसा कि हमने जाना कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है? अब ये बेसिकली क्या होता है ना कि ये बेसिकली बात करता है कि किस तरीके से जो हमारे वर्ल्ड लेवल पर रिस्क फैक्टर काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट में बोली गई है कि जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन जो है, वो एक टॉप ग्लोबल रिस्क के रूप में सामने आया है। अब यहाँ पर देखो, बात ये है कि अब इसके बारे में थोड़ा समझो कि जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर हो गया कि जो आर्थिक टकराव होते हैं देशों के, ठीक है? जो भू आर्थिक टकराव होते हैं, उसको ही बोला जाता है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन। यानी कि बात ये है कि जैसे अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो देशों को धमकी दे रहे हैं कि मैं जो है आप पे 500% टैरिफ लगा दूँ। उन्होंने भारत पर भी जो है धमकी दी। फिर उसके बाद जो है जिस तरीके से रशियन ऑयल को जो है हमारा इंडिया खरीद रहा था, टॉप बायर बना हुआ था, तो उस पे धमकी दी जाती है कि अगर आप रशियन ऑयल इंपोर्ट को कम नहीं करोगे, तो हम आप पे 500% टैरिफ लगाएँगे, ठीक है? उसी तरीके से चाइना भी इस तरीके से जो है वो धमकियाँ देता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये भू-आर्थिक टकराव होते हैं। बेसिकली बात ये है कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है? अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में बोला गया है कि ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर के रूप में सामने आया है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इससे बायलैटरल जो संबंध हैं वो बिगड़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक टाइज़ टूट रहे हैं, ठीक है? फिर क्या होगा, जब इकोनॉमिक टाइज़ टूटेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुकेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान में रखा करो कि किस तरीके से जो है ये फैक्टर काम करते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है इसमें कुछ और भी रिस्क के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो है 2026 से लेकर 28 तक के जो है की रिस्क के बारे में बात की गई है, ठीक है? जैसा कि हमने बात करी, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन जो है बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रिस्क है। उसके बाद जो स्टेट बेस्ड जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं,
यानी कि राज्यों में जो शास्त्रीय जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को सामने आते हैं, वो एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू सामने आया है। उसके बाद जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम देख सकते हैं। फिर जो है सोसाइटल पोलराइजेशन, यानी कि किसी एक वर्ग को जो है वो अलग-थलग कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये तो हमने ग्लोबल रिस्क की बात करी, ठीक है? ये सारे जो रिस्क फैक्टर थे, ये ग्लोबल लेवल पे थे। अब यहाँ पर इंडिया के जो रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा जो खतरा है इंडिया को, वो है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है? यानी कि साइबर इनसिक्योरिटी है भारत में, ठीक है? ये बोला गया है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी है, यानी कि वेल्थ एंड इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है? फिर इसके बाद जो है वीक पब्लिक सर्विसेज और सोशल प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इन सारी बातों पर यहाँ पर बात चर्चा की गई है कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर और किस तरीके से जो है इंडिया लेवल पर यहाँ पर रिस्क फैक्टर काम करते हैं, कौन-कौन से रिस्क इसमें शामिल हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट था। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर है, ऑपरेशन पवन इज़ एसोसिएटेड विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हिच फोर्स, यानी कि ऑपरेशन पवन किस बल की तैनाती से संबंधित है? यानी कि देखो, बात है कि श्रीलंका में एक उग्रवादी संगठन था एलटीटीई, ठीक है? उसने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उग्रवादी अपनी घटनाओं को जो है अंजाम दिया था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि भारत जो है शांति की तरफ बढ़ता है और अपनी जो है फ़ोर्स को जो है वहाँ उतारता है, जिससे कि जो है उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो उसी से संबंधित है ऑपरेशन पवन, ठीक है? तो यहाँ पर जो है बेसिकली इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा इंडिया पीस कीपिंग फ़ोर्स, ठीक है? बेसिकली उस एरिया में, यानी कि श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए जो है भारत ने इस तरीके से जो है अपनी फ़ोर्स को भेजा था, ताकि वहाँ पर जो उग्रवादी संगठन है, वो अपनी एक्टिविटी को कम करें और श्रीलंका में जो है वो शांति आ पाए, ठीक है? थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब बात ये है कि बेसिकली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर जी हैं, ठीक है? यानी कि राजनाथ सिंह, उन्होंने बेसिकली जो है श्रद्धांजलि दी है, जो जो हमारे जो करेजियस जो ऑफिसर थे, जिन्होंने जो है इस मिशन में जो है अपनी जान गँवाई थी, उनको याद करते हुए उन्होंने जो है एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करी है। इसीलिए जो है ये जो ऑपरेशन पवन है, ये चर्चा का विषय है। तो बेसिकली बात ये है कि ये बेसिकली एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जो कि कंडक्ट किया गया था इंडिया पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा और श्रीलंका में किया गया था, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे सीधे से पूछ सकता है कि ये ऑपरेशन पवन कहाँ पर चलाया गया था? तो वो चलाया गया था श्रीलंका में, ठीक है? याद रख लेना। कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया था 29 जुलाई 1987 को, ठीक है? डेट भी याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपसे सवाल बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये ऑपरेशन बेसिकली जो था, पीस कीपिंग एंड स्टेबलाइजिंग दी सिक्योरिटी सिचुएशन इन श्रीलंका, जैसे कि हमने बात करी, जो एलटीटी जो उग्रवादी संगठन था, उसके द्वारा जो उग्रवादी घटनाएं हो रही थी, उससे श्रीलंका जो है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था। इसीलिए जो है वहाँ श्रीलंका में स्टेबिलिटी लाने के लिए इस तरीके से ऑपरेशन को चलाया गया था, ठीक है? पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निपा वायरस डिटेक्टिव रिसेंटली अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स वाज रिपोर्टेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, यानी कि हाल ही में निपा वायरस के मामले स्वास्थ्य कर्मियों के किस राज्य में शामिल सामने आए हैं? तो बात ये है कि देखो, अभी बेसिकली क्या हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है? वेस्ट बंगाल में निपा वायरस के जो है केसेस सामने आए हैं। ये बहुत बड़ा एक जो है हमारे लिए एक न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि निपा वायरस किस तरीके से जो हमने देखा एनिमल टू ह्यूमन जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा बड़ा एक हमारे लिए संकट की जो है स्थिति है कि अगर हमने इसको रोका नहीं, तो काफ़ी लेवल पर स्प्रेड हो सकता है, ठीक है? तो यह भी जो है वेस्ट बंगाल में जो है ये पहला अभी इसमें केसेस सामने आए हैं। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो है जो वर्कर्स थे हेल्थ केयर वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो है उनके अंदर जो है निपा वायरस डिटेक्ट किया गया है। और ये बेसिकली देखो जूनोटिक जो है ये वायरस होता है, ठीक है? यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जो ट्रांसमिट होता है एनिमल टू ह्यूमन में, ठीक है? यानी कि किसी जानवर से इंसान में जो है ये आसानी से जो है ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक आपके लिए एक फैक्ट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक और एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो कोरोना वायरस था, यानी कि कोविड-19 जो वायरस था, वो किस तरीके का वायरस था? वो भी एक ज़ूनोटिक वायरस था कि नहीं था? आप कमेंट में येस और नो लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकते हैं, यानी कि किस तरीके से जो है ये फैल सकता है। तो ये सिर्फ़ एनिमल से जो है ये फैलता है, ठीक है? जैसे कि मान लो कि जो फ्रूट बैट्स हो गए, यानी कि जो चमगादड़ की जो एक प्रजाति होती है जो फलों को खाती है, ठीक है? उनके द्वारा बेसिकली मेन जो ट्रांसमीटर है, यानी कि जिसके द्वारा मेनली जो है ये फैलता है, वो यही है फ्रूट बैट, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है एक नेचुरल होस्ट के रूप में काम करता है। इसके द्वारा जो सूअर हैं, पिग्स हो गए, उनके द्वारा भी जो है ये फैलता है, ठीक है? इसके बाद जो है कंटामिनेटेड फूड अगर आप खा रहे हैं, तब आपको जो है ये वायरस पकड़ सकता है। इसके साथ तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ट्रांसमिशन भी हो सकता है। अगर क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आते हैं जिसको निपा वायरस हो गया है, तो आपको ये निपा वायरस हो सकता है, ठीक है? अब ट्रीटमेंट की थोड़ा-सा बात कर लें, थोड़ा-से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बात ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा ड्रग नहीं बना है और कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है, जो इसके रोकथाम कर सके निपा वायरस की। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही एक कंसर्निंग इश्यू है। अभी तक इस तरीके की कोई भी ड्रग और कोई भी ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है जिससे कि निपा वायरस को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? इसीलिए जो है आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ा-सा अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर आपको कोई निपा वायरस का कोई पेशेंट दिखता है, तो थोड़ा-सा आप उससे डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ठीक है? और किस तरीके से जो आप भी थोड़ा साफ-सफाई रखें और जो कंटामिनेटेड फूड ना खाएँ, जिससे कि आपको इस तरीके की कोई भी वायरस ना पकड़े, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सेलिम बिन ब्रेक सर्व एज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री, यानी कि सेलिम बिन ब्रेक किस देश के प्रधानमंत्री थे? अब यहाँ पर थे इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अभी उन्होंने
रिजाइन दे दिया है, ठीक है। अब ये कौन से देश के, तो ये थे यमन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यमन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सलीम बिन ब्रिक, उन्होंने अभी रिसेंटली जो अपने पद से इस्तीफा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके लिए पर्सन इन न्यूज़ के रूप में सवाल आ सकता है। तो बेसिकली बात है कि जो यमन के जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, उन्होंने जो है ये एक्सेप्ट किया इनका रेजिग्नेशन और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी रिसेंटली कौन है, तो अभी जो है शाया मोहसिन जिंदानी जो हैं, वो बेसिकली जहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि अभी कौन काम कर रहे हैं, तो शाया मोहसिन जिंदानी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब थोड़ा सा यमन के बारे में जानूँ, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ से आपसे सवाल बनते हैं और बनते भी आए हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक कंट्री हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इस तरीके से जो है राजनीति उठापटक हुई है, तो आपसे सवाल बनने के चांस होते हैं। तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो यमन की अगर हम बात करें, तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पे जो है पड़ता है, जो अरेबियन पेनिनसुला है, और ये वेस्टर्न एशिया का एक पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसकी कैपिटल कौन सी है, इसकी कैपिटल है साना, ठीक है। बॉर्डर ये किससे शेयर करता है, तो ये शेयर करता है सऊदी अरेबिया से और ओमान से, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यमन है, ठीक है। तो ये हो गया सऊदी अरेबिया जो नॉर्थ में है, और ये ओमान है, ये बेसिकली ईस्ट में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये यहाँ पर इसके साथ ही में लगती है, ठीक है। तो यानी कि ये गल्फ ऑफ एडन के पास पड़ता है। आपसे सीधे पूछ सकता है कि कौन सा देश जो है गल्फ ऑफ एडन पे है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा यमन है। या इस तरीके से पूछ सकता है कि यमन के आसपास जो है कौन सी गल्फ निकल के जाती है, तो वो जाती है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोस्ट लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इसके वेस्ट में रेड सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप रेड सी देख सकते हैं। उसके साथ साथ गल्फ ऑफ एडन जैसे कि हमने बात करी, फिर अरेबियन सी, और इसके बाद जो गार्डोफी जो चैनल है साउथ में जो है, वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितनी भी जो फैक्ट थे वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रांड टूर 2026, यानी कि पुणे ग्रांड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हमारे जो भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान थे एम एस धोनी जी, उनको इस तरीके से गुडविल एम्बेसडर जो है चुना गया है। अब वो बेसिकली किसके लिए है, तो ये जो है जो पुणे ग्रांड टूर होने वाला है, साइकिल का एक टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें जो है इनको ये गुडविल एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक आपके पर्सन इन न्यूज़ के रूप में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट खेला जाएगा, ये होगा 19 से 23 जनवरी 2026 तक। कहाँ पर, जो महाराष्ट्र का जो पुणे है, वहाँ पर जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हु वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर 2025, यानी कि दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ कौन बने हैं। देखो आईसीसी क्या है, हर महीने जो बेस्ट परफॉर्मेंस करता है प्लेयर्स का, जिसमें वुमेन भी हो गई और मेंस के अलग अलग कैटेगरी होती हैं, उनको जो है वो एक अवार्ड देता है, जो कि होता है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ या फिर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो तेज बॉलर हैं, यानी कि जो मिचेल स्टार्क हैं, उनको रिसेंटली ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यानी कि दिसंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं, तो वो बन गए हैं मिचेल स्टार्क। बेसिकली इनको क्यों दिया गया है, तो अभी जो एशेज सीरीज हुई थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, ठीक है। इन्होंने है टोटल जो है 16 विकेट लिए दिसंबर 2025 में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी को देखते हुए आईसीसी ने उनको सम्मान दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल को। तो अगला सवाल है कि विच बैंक वन दी आईबीए अवार्ड फॉर फिनटेक अडॉप्शन, यानी कि फिनटेक अपनाने के लिए आईबीए पुरस्कार किस बैंक को मिला है। तो अभी रिसेंटली जो है कर्नाटका बैंक को इस तरीके से जो है अवार्ड मिला है, जो कि आईबीए अवार्ड है, ठीक है। थोड़ा-सा डिटेल जानते हैं, तो कर्नाटका बैंक जो है उसको जो है बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड जिससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है कौन-सी कैटेगरी में है, तो ये जो है बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन कैटेगरी में इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अवार्ड दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ये वीडियो शेयर कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।